नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश अपने अगले उड़ान के लिए तैयार है। कर क्रांति से कह लीजिए या फिर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव जिसके लिए इस देश को होना होगा तैयार। और इसीलिए आज तक ने आपके लिए खास इंतजाम किया है। सीधे हमारे दर्शक उनके सामने देश का एक मौजूदा मंत्री जो जीएसटी को लेकर उनके तमाम सवालों के जवाब देगा। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर वो चिंता जो आपकी है उसको इस मंच पर हम संबोधित करें, आपके प्रश्न पूछे जाएं और लोगों में जो ये चिंताएं हैं इस वक्त जीएसटी को लेकर, क्योंकि सरकार ने तैयारी तो कर ली है। अब तो 30 जून की रात, आधी रात पर अचानक गोंग बजेगा और उसके बाद से देश को तैयार हो जाना है इस जीएसटी के लिए। तो क्या करना चाहिए, कहां पर देश खड़ा है, कहां पर तैयारियों में कमी है और कैसे इसके लिए एक साथ उड़ान भरने की तैयारी हो, इसी पर हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ टूरिज्म मंत्री कुछ ही देर में शामिल होने वाले हैं, महेश शर्मा। अब याद रखिए, होटल इंडस्ट्री में भी बहुत दिलचस्प है। 1000 रुपए तक का अगर रूम है तो उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन वहीं 5 स्टार वाले में सीधे 28% लगा दिया है। इधर जो बीच वाले हैं 2000 तक के, उसमें 12% है। अगर उससे ऊपर है तो 18% है। तो ये बहुत सारे बदलाव हर क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कपड़ा व्यापारियों में बड़ी नाराजगी है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी गोपी घांगर जुड़ी हुई हैं सीधे अहमदाबाद से, वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ मुंबई से हैं। और इन दोनों के ही साथ बहुत सारे कपड़ा व्यापारी हैं, हड़ताल पर ये जा रहे हैं जीएसटी के विरोध में। कल से शायद दिल्ली में भी व्यापारी कपड़ा के हड़ताल पर जाएंगे, तो इनके पास चलेंगे और डायरेक्टली उनके सवालों का जवाब मंत्री जी देंगे, मंत्री जी की क्लास में जीएसटी पर। लेकिन 3 बेहद खास लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जगदीश खट्टर जी हैं जो कि पूर्व एमडी है मारुति उद्योग लिमिटेड के। हमारे साथ वीएस कृष्णन जी हैं जो कि रिटायर्ड मेंबर है सीबीईसी के। पकड़ अच्छी है, जीएसटी का रास्ता कैसा होगा ये सब आपको बताएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमन तिवारी, जिनकी रहती है नजर आर्थिक मामलों पर, वो रहेंगे हमारे साथ। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और उसके साथ सीधे लिए चलते हैं मुंबई। और इसीलिए वीरेंद्र, आपसे शुरुआत करते हुए, जो व्यापारी यहां पर हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता आखिर क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अगर मंत्री जी सुन रहे हो, सरकार उनको सुन रही हो, क्या है उनकी चिंता? अंजना, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं मुंबई के स्वदेशी बाजार में हूं। इस बाजार का जो इतिहास है 112 साल पुराना है, लेकिन सभी इतिहास इस वक्त बंद है क्योंकि सब जीएसटी के विरोध में यहाँ 3 दिवसीय हड़ताल पे चले गए हैं। 80,000 व्यापारी है, 10 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं इस कपड़ा व्यापारियों से, जिसकी रोजी रोटी इस कपड़ा व्यापारी से जुड़ी हुई है। हाँ। लेकिन सभी अभी 3 दिन की हड़ताल पे चले गए हैं। हमारे साथ कई व्यापारी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले राजीव सिंह साहब, आपसे बता चाहूंगा, मंत्री जी स्टूडियो में है। 2 दिन पहले पीयूष गोयल साहब से आपकी मीटिंग हुई थी, आप सभी तमाम व्यापारियों की, तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कन्विंस करने की। बल्कि अंजना, मैं ये भी कहूंगा, रोटी कपड़ा मकान कपड़ा व्यापारी परेशान है। बल्कि पीयूष गोयल ने इनसे ये भी कहा था कि 3 दिन यदि अगर देश कपड़ा नहीं पहनेगा तो भी चलेगा, लेकिन जीएसटी अमल होगा। क्यों कन्विंस नहीं कर पाया आपको? देखिए, पूरी बात वो कभी भी सरकार ने हमारी सुनी नहीं। कभी भी कपड़े पे जीएसटी लगाने से पहले व्यापारियों को और व्यापारियों की जो एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनको कभी भी कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया। और आज हम जो बात सरकार को समझाना चाह रहे हैं वो सरकार शांतिपूर्वक सुनना ही नहीं चाहती है। इससे कितने करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, कपड़ा कितना महंगा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपोजिट मिल और बड़े प्लेयर्स को फायदा होने वाला और किसी को फायदा नहीं होने वाला। महंगी की बात की, क्या आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी का कपड़ा महंगा हो जाएगा कि जीएसटी अगर आता है तो? जी हाँ, क्योंकि 90% जो प्रोडक्शन आ रहा है कपड़े का वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है और उसका कपड़ा कम से कम 10 से 15% तक उसका महंगा होने वाला है। जीएसटी के लागू जो होगा इससे आपको नुकसान क्या है? हाँ जी अंजना। वीरेंद्र, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं क्योंकि मंत्री जी बस कुछ ही लम्हों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इनके सवालों का सीधे जवाब वो भी देंगे। और इस पर खास कृष्णन जी भी जानकारी देना चाह रहे हैं कि देखिए, अलग अलग सेक्शंस हैं इस कपड़ा व्यापार में भी, उन सबको कैसे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा जीएसटी का आना, उन सब पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर लगने वाली है मंत्री जी की जीएसटी पर। तो मंत्री जी की मास्टर क्लास में आज जो तस्वीर है आपने देख ही ली। महेश शर्मा जी पर्यटन मंत्री हमारे साथ हैं और वो आप लोगों के लाइव सवालों का जवाब देंगे। देश भर में अलग अलग जगहों से, अहमदाबाद से गोपी हमारी सहयोगी हैं, हमारे साथ मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत हैं और इसी के साथ आपके भी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सभी मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं और अब मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्लास की शुरुआत होने वाली है, जीएसटी को बेहतर समझ सके क्योंकि अब तो सीट बेल्ट लगाकर देश उड़ने को तैयार है। बचे हैं दिन 2,
30 को होना है, यानी शुक्रवार को। वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन इसी बीच विरोध भी बहुत हो रहा है। क्या सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी? क्या कारोबारी है उतना ही तैयार? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। लेकिन चूंकि आज महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, पर्यटन मंत्री हैं, तो पहली क्लास और पहला सबक इन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा हुआ कर लेते हैं। महेश जी, कहा जा रहा है कि आपके मंत्रालय से जुड़े लोग, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़े नाराज चल रहे हैं कि अब आपने जिस तरह से जो स्लैबिंग की है, चाहे 1000 रुपए तक वाले में तो आपने कमरे में छोड़ दिया है 0%, लेकिन उसके आगे अगर 2000 तक का कमरा कोई लेगा तो 12%, अगर 2500 से 5000 तो 18%, और उससे ऊपर 5000 के अगर है तो 28%। खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब आप चाहते हैं कि भारत कोई आए ही ना क्या? देखिए, पर्यटन उद्योग भारत का भविष्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पर्यटन को महत्व देते हुए और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विश्व में पर्यटन की प्रगति जहां 4.6% है और मात्रा की दृष्टि से तो भारत की ये प्रगति 15.4% हुई है। और वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में जहां हम 2013 में 65वें स्थान पर थे, आज हम 40वें स्थान पर 25% का जंप हमने लिया है। भारत सरकार वह सारे कदम उठा रही है जिससे किसी भी तरह का पर्यटन उद्योग को नुकसान ना हो। एक मैं थोड़ी सी करेक्शन आप में कर दूं कि जो 5000 रुपए तक की जो होटल की चार्ज थे उसको बढ़ाकर भारत सरकार ने 7500 कर दिया है, और जिसमें काफी कुछ होटल्स जो हैं वो उस श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। तो अब हमारे पास हो गया कि 7500 रुपए तक की सीमा के जो होटल्स हैं उन पर 18% और उससे आगे 28% था। ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि इससे पहले भी ये जो सो कॉल्ड हमारे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते थे, इन पर टैक्स की मात्रा कहीं ना कहीं 30-31% तक जाती थी। अब इन्हें एक टैक्स देना होगा। सबसे बड़ी बात जो इस रिफॉर्म का, मैं कहता हूं आजादी के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म्स में डिमोनेटाइजेशन, और इसको अगर हम काउंट करें, पूरा विश्व हमारी तरफ ललचाई नजरों से देख रहा था कि भारत इस शुरुआत को कब शुरू करने जा रहा है। टैक्स की दरें कम ज्यादा होना, 28% होना, 20% होना, इसमें जीएसटी काउंसिल बनी है। जीएसटी काउंसिल हमारे भारत के सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है। 2/3 प्रतिनिधित्व राज्यों का है, 1/3 प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार का है। दरवाजे खुले हुए हैं। अभी जैसे शुरुआत हम लोगों ने 5000 से करी थी, लेकिन अब उसको जब जनता की मांग आई कि भाई होटल इंडस्ट्री को किसी तरह नुकसान ना पहुंचे, 7500 तक आपने उसको पहुंचा दिया। और ये खाने वाला भी बताई दीजिए सर, लगे हाथ की नॉन एसी वाले में अगर खाएंगे तो कितना लगेगा, और 18%, क्योंकि अब मतलब बेहतर जिंदगी और जो एक आप अच्छे दिन की बात करते हैं तो उससे तो सिनोनिमस है कि परिवार के 4 लोग को गए शाम में अच्छे से ठाट में कहीं खाए। अब वहीं पे पैसा बढ़ जाएगा सर, तो कहां से अच्छे दिन? पैसा बढ़ेगा नहीं, अंततोगत्वा जब हम 3 महीने 6 महीने बाद देखेंगे चीजों के दाम कम होंगे। एक जगह टैक्स होगा। हर जगह जहां हमें लगता था, अगर देश की हम कोई एक बीमारी अगर किसी से पूछें, आप भी चर्चा करती थी कि भाई इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ दिक्कत क्या है, तो आप कहते थे भ्रष्टाचार, करप्शन। आज करप्शन पर जितना बड़ा, मैं कहता हूं, ये हथौड़ा चलाया है भारत सरकार ने, और सब राज्यों की सहमति से, सबकी सहमति से, कि देश को अगर इस करप्शन रूपी दीमक से अगर हमने छुटकारा नहीं दिलवाया, आज जिस तरह का स्ट्रक्चरिंग इस जीएसटी के माध्यम से किया गया है कि एक स्टेज पर अगर आपका टैक्स लग गया, उस टैक्स लगने के बाद जब बार बार आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ई वे टैक्सिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक बिल पर जो लोग 2-2 ट्रक या 3-3 ट्रक लोग माल ले जाते थे, उससे उसका फायदा होने जा रहा है। व्यापारी को जो कई बार ये वो मिलता था कि साहब सेल टैक्स के अधिकारी हमें टॉर्चर करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ये करते हैं, उस व्यवस्था से समाप्ति होगी। तो आदमी देखिए अंततोगत्वा कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता है। हाँ। वो एक बार टैक्स देकर मुक्ति पा लेना चाहता है। 12% निकले सर तो कहाँ मानसिक शांति मिलती है, ना मुक्ति मिलती है, कुछ नहीं मिलता। ये आकलन हम आपसे 2-3 महीने बाद फिर बैठेंगे। 12% टैक्स नॉन एसी बिल में खाने पर, 18% टैक्स मैं समझता हूं एक एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर है। पूरे विश्व के अंदर मैं मानता हूं कि टूरिज्म पर सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में तो 5% से 10% है। आप देखिए वहां पर पर्यटन किस तरह से फलता फूलता है, वहां पे आंकड़ों पे जाएंगे तो हम बहुत पीछे हैं। देखिए, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो उनका सेंटोसा आइलैंड है, वहां का पर्यटन हमारे देश में जितना पर्यटन है उससे ज्यादा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। हाँ। आज हम जो टैक्स हमारा 30% 25% हो रहा था, आज हम उसको उठा के 10% कर दें। सबसे पहले इसका था सब लोगों को टैक्स देने की आदत डालें। टैक्स नेटवर्क में जितने लोग थे उनकी संख्या बढ़ाएं। सिर्फ एक व्यक्ति पर या बड़े लोगों पर ही टैक्स का बोझ ना बढ़े, वो टैक्स का बोझ सभी लोग थोड़े कम में ज्यादा के अंदर ले, तो आज सबसे बड़ी शुरुआत हुई। फिर इजीकरण कितना कर दिया कि आप देखिए, अगर आपकी पहले तो 20 लाख तक के लिए आपको 0 कर दिया,
75 लाख रुपए तक के जो आपकी टर्नओवर है, आप किसी भी झंझट से बच जाइए, कोई कागज मत दीजिए, कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स का कुछ मत रखिए। आप सीधा, अगर आप ट्रेडर हैं, 1% टैक्स दे दीजिए, आपकी संकट खत्म। आपको ना किसी वकील रखना, ना आपको कहीं सेल टैक्स के ऑफिस में जाना, ना रिश्वत देनी, ना रिफंड की इंतजार करनी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सीधा 2% टैक्स दे दीजिए। मंत्री जी की क्लास में आप क्या समझ पाए खट्टर साहब, और ये जो 5 स्टार होटल और 7500 से ऊपर वालों को टारगेट किया जा रहा है, खट्टर जी जिनको फ्लीस कर रहे हैं। खट्टर जी इस मामले में मेरे गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। जिस तरह से वो मारुति उद्योग और उनके साथ विभिन्न के साथ लगे रहे हैं। मंत्री, मुझे खाली ये कहना है, आपने जो कहा है, मैं थोड़ी ऑटो के बारे में कहूँगा। पहले सबसे तो मैं बधाई दूंगा सरकार को कि GST लाया, बहुत देर के बाद आई है, इसमें बहुत सहूलियत होंगी, लेकिन कहीं कहीं मेजर एबरेशन हो गई हैं। मैं बाकी चीज़ों में नहीं जाता। जो आपने कहा है, एक हमारी कंट्री में नई गाड़ियां हैं 3 मिलियन बिकती हैं, पुरानी गाड़ियां 4 मिलियन बिकती हैं। देखा जाए तो 3 की जगह पे ये 7 होनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया है आपने, पुरानी गाड़ी में जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का गैप है, उस पर 28% से लेके 45% तक टैक्स लग रहा है। सेकेंड हैंड गाड़ी में जो आज 1-2% है, जो मुझे डर नहीं है, विश्वास है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एवरीवन, नाउ एवरीवन विल डू कैश ट्रांजैक्शन। मतलब हाँ, सेकेंड हैंड कार्स जो लोग खरीदते थे और जो खरीदेंगे, क्योंकि कम पैसे जिसके पास है, वो एक काला बाजार बन जाएगा। बिल्कुल काला बाजार बन जाएगा, काला धन, कैश में पेमेंट करेंगे होगा। अब तक पहले अगर सामने मिलेंगे तो फिर उतना टैक्स देना पड़ेगा। पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ब्रोकर्स वगैरह वर 95%। अब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आए हैं तो वो 5% से 15 हुआ है। लेकिन साहब, ये 15 से 5 नहीं रहेगा और ये सारा कैश में चला जाएगा। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। देखिएगा, इसकी 1,40,000 करोड़ की टर्नओवर है। जो इस वक्त स्टेट्स 1% ले रही हैं, 2% ले रही हैं। एम आई राइट? नाउ इट इज 28 and 45 ऑन द ठीक है। पवन कुमार जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे क्या? पवन कुमार जी का भी परिचय करा दे, थोड़ा लेट से हमारे पास आए। पवन कुमार जी चीफ कमिश्नर हैं GST के केंद्र सरकार की तरफ से, और पवन जी चाहेंगे कि अब आप इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये कंसर्न है। देखिए, आपने जो कहा सेकेंड हैंड कार्स के लिए, तो पहले 1-2% जो रेट लगता था वो टोटल वैल्यू पे था, वो मार्जिन पे नहीं था। दूसरा, जो यदि कोई एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी कार बेच रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, वही चलेगा। हाँ। अब यदि जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, आप उसको गाड़ी को खरीदते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, हाँ, एक मिनट आप समझ लीजिए, उसमें जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसमें कुछ आप पार्ट्स बदलते हैं, कुछ चीज़ें बदलते हैं, उसका 28% टैक्स भी तो, क्रेडिट भी तो आपको मिलेगा। तो जो डिफरेंस है उसी पे आपको 28% देना है, या जो सेस का रेट है। तो ये तो एक सेस जो है, आपको पता है कि स्टेट्स को जो कंपनसेशन देना है, उसके लिए लग्जरी गुड्स पे लगाया गया है। तो चाहे फर्स्ट हैंड कार है या सेकंड हैंड कार है, तो लग्जरी गुड्स ही रहेगी। महत्वपूर्ण है, कम से कम इसको आप नोट कर लीजिए जरूर पवन जी, क्योंकि ये आने वाले वक्त में हो सकता है। जो सेकंड हैंड गाड़ी बेच रहा है वो टैक्स नहीं देता है, उसको लाना चाहिए था नेट में। आपने जो आ रहे थे उनको भी भगा दिया। चलिए ठीक है, इसके बाद अब सीधे चलते हैं कपड़ा व्यापारी, क्योंकि वक्त की कमी रहती है और कपड़ा व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी और उस संकट को सामने एड्रेस करना जरूरी है। गोपी, बहुत सारे व्यापारी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं अहमदाबाद में, क्या है उनकी बात? सीधे महेश शर्मा जी उनको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं, गुजरात जो है वो टेक्सटाइल का हब कहा जाता है और हम इस वक्त मौजूद है अहमदाबाद के न्यू क्लोथ मार्केट के अंदर। इन लोगों का कहना है कि अगर GST लग गया तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा। उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है। आप बताइए, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर GST लगा तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा? ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है बहन जी। 60 साल से किसी भी प्रकार का ये कपड़े के व्यवसायिक कार्गो पे टैक्स लगता नहीं था। वो लोग यान के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी, वो ड्यूटी भर के फिर कपड़ा जो बिकता था। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर कपड़ा एक जगह नहीं, 10 जगह 20 जगह पे घूमता है। तो वो तकलीफें जो दिख रही है अभी से, और राज्य सरकार और गुजरात सरकार, ये दिल्ली सरकार ने
कोई भी ये कपड़े के टेक्सटाइल के उद्योग के अंदर कोई सेमिनार किए हुए नहीं है और ये डर का मार्केटिंग भी जो किया हुआ है उससे भयभीत हो गए व्यापारी। तो पूरे हिंदुस्तान में सब महाजन इकट्ठी होकर दिल्ली के अंदर ये बंद करने का ऐलान किया है। बिल्कुल, आप बताइए अंजना, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो यहाँ पे है क्रेडिट पे बहुत सारा बिजनेस चलता है। आप बताइए कि क्रेडिट कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी कपड़ा मार्केट के लिए? क्रेडिट समझ लो 6 महीने से 1 साल की क्रेडिट ये कपड़े में चल रही है और बड़ी इतनी से बड़ी समस्या हो जाएगी कि उसमें जीएसटी लगता है और जीएसटी भर के क्रेडिट देना पड़ेगा, तो कई बार तो रकमें भी डूब जाती है। और हमारे टेक्सटाइल प्रोसेस एसोसिएशन जो है 550 मिलें यहाँ पर हैं, टेबल खाता और बड़े छोटे मोटे मिलके लगभग 2.5 लाख जो कर्मचारी वो भी बेकार हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कपड़ा मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनको जीएसटी का इतना भय सता रहा है, तो हमको मजबूरन इनको सपोर्ट देना पड़ रहा है। और हमारी इंडस्ट्री भी हमारी 3 तारीख से बंद पड़ी है। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों को यही सता रहा है। हमारे साथ ट्रेडर मौजूद है, ट्रेडर से बात करते हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा डर किस बात का है आप लोगों को? मैडम 3 तारीख से अचानक ये ठोक दिया है। पहले कपड़ा आउट ऑफ जीएसटी था और 3 जून से अचानक कपड़ा ठोक दिया है। अभी तक हम ये प्रोसीजर में वैट वगैरह में टैक्स वगैरह में बिल्कुल नहीं थे। हम बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं और पूरा हिंदुस्तान में ये कपड़ा एक छोटे गांव में जाता है, वहाँ कहीं वाईफाई इंटरनेट नहीं है और 80% जो व्यापारी करते हैं उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? वही बड़ी चिंता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या इन लोगों को यही सता रही है कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स है वो अनपढ़ होने की वजह से किस तरीके से अपना टैक्स पे करेंगे जीएसटी। ठीक है महेश जी, अब जवाब दीजिए। पीछे देख ही रहे हैं आप, पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा और जीएसटी पर क्रॉस कर दिया है कपड़ा व्यापारियों ने। देखिए, मैं सभी कपड़ा व्यापारी बंधुओं को ये विश्वास दिलाता हूं और इस दिक्कत को हमेशा कैबिनेट की मीटिंग और हर जीएसटी की जो मीटिंग होती थी उसमें ये चिंता जाहिर की गई कि एक बार जो नई व्यवस्था शुरू होगी उसमें शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी। हम सबसे पहले अब प्रधानमंत्री जी ने सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ बैठकर हम लोगों की एक ऐसी पाठशाला हुई, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ। फिर हम सब लोगों की अधिकारियों के साथ बैठकर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ। फिर एक ग्रुप ऐसा बैठा जिसमें हम मंत्री लोग और अधिकारी लोग आपस में बैठकर एक दूसरे के संशय। फिर एक ग्रुप ऐसा बैठा जिसमें अपने जो उपभोक्ता हैं उनके साथ बैठकर हुआ। तो ये समस्याएं अपेक्षित थी। हम लोग इसको मान के चल रहे थे कि यह भी जान कहते हैं कि कुछ क्षेत्र के अंदर इंटरनेट की दिक्कत आएगी, कुछ क्षेत्र के अंदर बिजली की भी दिक्कत आएगी, क्रेडिट पर सामान लेने का 3 से 6 महीने का जो समय उस पर भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए 3 महीने का समय और भी रखा गया है कि जो टीथिंग प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं, एंड ऑफ द डे में, अंत काल में मैं विश्वास दिलाता हूं कि और ये सारी चिंताएं जो चिंताएं आपके यहां से चिट्ठी के माध्यम से, किसी वर्कशॉप के माध्यम से जब कैबिनेट के सामने या अधिकारियों के सामने आती थी, उन पर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई और उनका चिंताकरण किया जाता था। क्या ये बात सही थी कि सबको पता था और हम सब सरकार जानती थी कि टेक्सटाइल पर 0 टैक्स होने के बाद जैसे भी उन पर टैक्स शुरुआत की जाएगी इसकी दिक्कत आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यार्न पर जो टैक्स था, टेक्सटाइल पर टैक्स नहीं था। यार्न के टैक्स को, टेक्सटाइल के टैक्स को मर्ज कर और एक सेंट्रलाइज व्यवस्था में जब हम सब लोग आ जाएंगे और जब आप सेल टैक्स अधिकारी का डंडा आप पर चलता था कि आप ये नहीं देते, कहीं चोरी भ्रष्टाचार, आप एक मुक्त जीवन के लिए, आप शांतिपूर्ण जीवन की तरफ आप भी इसे प्रयास को आप बाद के अंदर वाहवाही देंगे कि सरकार का ये कदम हम सबके लिए, ये मैं मानता हूं आपकी सहमति के कि कुछ शुरुआत के करने में थोड़ा समय लग सकता है। अब अगले 15 दिन तक हम सभी मंत्री, सभी देश के अधिकारी, पूरे देश भर के अंदर हम लोगों को रोजाना हम कहीं ना कहीं 2-2 जगह, 2-2 शहरों के अंदर, 3-3 शहरों में जा रहे हैं जी, जाकर अपने लोगों को बता रहे हैं। अधिकारीगण अगर आपकी कोई भी समस्या है उसको बताएंगे और शुरुआत के दिनों के अंदर हम दंडीकरण की प्रक्रिया को ना रखते हुए एक दोस्ताना व्यवहार के तहत कि आप भी उसी भारत सरकार के, उस भारत देश के हिस्सा हैं, जिस भारत की सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आपको इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री जी पर होना चाहिए कि किसी भी तरह आपके हक की लड़ाई के लिए आपसे ज्यादा बड़े वकील आपके प्रधानमंत्री स्वयं हैं। वो स्वयं ऐसी मीटिंग्स के अंदर आपके प्रश्न उठाकर हमारे अधिकारियों से पूछते हैं कि बताइए इससे किसी भी तरह मेरा उपभोक्ता, किसी भी तरह मेरा मैन्युफैक्चरर, किसी भी तरह मेरा ट्रेडर कहीं दिक्कत में तो नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने शुरुआत करी कि 75 लाख रुपए तक की टर्नओवर है, सीधा 1%, 2%, अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, 1%, 2% टैक्स दीजिए और मुक्ति पाइए, बिना बात के झंझटों से, सब तरह के झंझटों से मुक्ति पाइए। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई भी ऐसा तकनीकी विषय जो आएगा, हमारे एक्सपर्ट्स की टीम, हमारे अधिकारियों की टीम
और बिना किसी आपको डिस्टर्ब किए, बिना किसी तरह का टॉर्चर किए हुए, किसी तरह का, कई बार ये शब्द सुनने को मिलते थे साहब अधिकारी लोग व्यापारियों पर, मैन्युफैक्चरर्स पर कई तरह के अन्याय करते हैं। मैं समझता हूं उन सबसे भी मुक्ति मिलेगी। ठीक है कृष्णन साहब, ये मैं दो शब्द को यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। व्यापारी कह रहे थे भयभीत हैं, ये कह रहे हैं विश्वास रखो। क्या करे ट्रेडर, कपड़ा व्यापारी? पहले तो ये समझना चाहिए कि कपड़े पे ड्यूटी क्यों लगा, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरा टेक्सटाइल चेन को आप देखेंगे क्या हुआ, शुरू से लेके अंत तक जो कहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स, उस पे ड्यूटी लग रहा है। अब फैब्रिक पहले ड्यूटी नहीं देता था, इसके कारण यार्न पे जो ड्यूटी लगता था उसका फायदा गारमेंट वाले को नहीं मिल रहा था, क्योंकि बीच में वो टूट गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ है, ये फैब्रिक पर ड्यूटी लगा के पूरा टेक्सटाइल चेन को एक साथ जोड़ा है। और जो छोटे व्यापारी हैं उनका तो 20 लाख तक का एग्जेम्पशन है, 20 से 75 लाख का उनका फ्लैट कॉम्पोजिशन रेट है। जो ड्यूटी लगेगा वो 75 लाख से ऊपर वाला लगेगा। तो जो छोटा छोटा है और जो मीडियम छोटा है वो तो बाहर है, 75 लाख से ज्यादा वाला है। और इसका कारण ये है, यदि फैब्रिक पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो यार्न का जो ड्यूटी है वो गारमेंट वाले को ड्यूटी नहीं मिलेगा, बीच में टूट जाएगा। और एक बहुत अहम बात है जीएसटी में जो लोगों को समझना चाहिए, जीएसटी के पहले जो आप पर्ची देखते थे, बिल जिसपे ड्यूटी लिखा हुआ है, वो असली ड्यूटी नहीं है जो कस्टमर बेयर करता है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आजकल एग्जेम्प्ट है एक्साइज से, इसका मतलब ट्रैक्टर की ड्यूटी एग्जेम्प्ट है नहीं, उसकी 12% लग रही है अब भी, पर वो एम्बेडेड टैक्सेस में है। इसका मतलब अभी 12% लगाया है जीएसटी में। तो ये समझना है, मतलब पहले था, पहले 0%, पहले 0% ट्रैक्टर पे 12% पोस्ट जीएसटी के बराबर है। ये समझना चाहिए, क्योंकि जो बीच के टैक्सेस हैं वो एम्बेडेड हैं, उसकी सेट ऑफ नहीं। अंशुमान जी भी हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ले उससे पहले एक हमारे साथ इस वक्त व्यूअर जुड़ गए हैं, प्रदीप दीक्षित गाजियाबाद से। प्रदीप जी, पवन दीक्षित जी, पवन जी सवाल पूछिए। मैम मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कि अभी ज्यादातर किराने स्टोर पे माल कच्चे पे लोग ले लेते हैं जाकर के, और उस कच्चे को लेने के लिए अभी कच्चे लेते हैं, अगर वो जीएसटी का बिल ला के देगा वो दूसरी दुकान पे जाएगा। तो इस चीज के लिए सरकार ने क्या करा है इस चीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए? दूसरी चीज ये बात है कि अभी 110 रुपए का एमआरपी का फॉर्चून 80 रुपए में मिल जाता है कच्चे पे, तो जीएसटी लगा करके वो क्यों जीएसटी का बिल देगा, वो फिर से दूसरी दुकान में कच्चे से लेगा? तो इसके लिए सरकार ने क्या करा है? अच्छा, मतलब जो मैं समझ पाई आपकी बात से, वो कह रहे हैं कच्चे और पक्के का फर्क। ये अभी बातचीत हमारी ब्रेक के पहले, सर आपके आने के पहले हो रही थी अंशुमान जी से। ये कच्चे और पक्के वाला जो खेल है वो कहाँ पर होगा? कच्चा मतलब बिना टैक्स, इधर काला धन, ब्लैक में पेमेंट, और इधर वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है वो इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग का सिस्टम है, जो इसीलिए इसको सबसे बड़ा सुधार बोला भी जा रहा है। और ग्लोबली इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग सिस्टम पहली बार इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और उसी के कारण इतने कॉम्प्लिकेशन और समस्याएं भी हैं जो आगे चल के मुश्किल बनेंगी भी, क्योंकि जब आप इनवॉइस से इनवॉइस को मैच करते हैं, जो बेचा हुआ सामान और खरीदा हुआ सामान मैच बनेंगी या खत्म करेंगे? नहीं, इनिशियली इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल बनेगी, क्योंकि इन पर क्रेडिट इनपुट लेना टैक्स क्रेडिट इनपुट लेना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो व्यापारी जिसकी इनवाइस मैच होनी है पीछे से आगे तक, तो वो जो कच्चे और पक्के इनवाइस का इशू वो रहेगा दिक्कत। हम टेक्सटाइल के सवाल पर आते हैं, जो बड़ा, और शायद मुझे लगता है कि सीबीसी के ऑफिसर्स और मंत्री जी सवाल का जवाब दे पाएंगे, क्यों वो लोग इतना परेशान हैं, उसकी वजह हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देश का 80% टेक्सटाइल नॉन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर है, और हमने जीएसटी में कहीं ऐसा तो नहीं किया कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर मान लिया है। 80% टेक्सटाइल इंडिया में यार्न अलग बनता है, फैब्रिक अलग बनता है, और उसके गारमेंट्स अलग बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स अलग बनते हैं, और इनके बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉब वर्क का होता है। यार्न वाला रेयान डाई करके ले जाता है। जो लोग बाजार से करीब से परिचित हैं, खट्टर साहब परिचित होंगे, हरियाणा के हैं, जो लोग बाजार के कैसे करीब से परिचित हैं वो इस प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि नॉन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल का फर्क क्या है। यहाँ जो दिक्कत और तकलीफ है टेक्सटाइल व्यापारियों की, कि जीएसटी ने पूरे के पूरे नॉन इंटीग्रेटेड सेक्टर को 1 जुलाई से इंटीग्रेटेड सेक्टर मान
लिया है। और जब आप उसे इंटीग्रेटेड सेक्टर मान लेते हैं और सारी वैल्यू चेन को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस वैल्यू चेन का पार्ट नहीं हो सकते। उनकी तकलीफ वो है, और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये भी है मंत्री जी और अधिकारी जी कि पिछले 2 महीने से उनको किसी ने ये बताया भी नहीं कि वो कैसे इससे डील करेंगे। वो जो बैठे हुए हैं वहां पर उनकी चुनौती है कि वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे जवाब, क्योंकि क्लास खत्म करने का टाइम आ गया, घंटी बजने वाली है। जल्दी से देखिए, ना बताना मैं समझ सकता हूं या ना सूचना पहुंचाना, ये बात सही है कि बार बार समय समय पर ये समस्याएं आती रही, लेकिन इसको हर माध्यम से बताने का मैं समझता हूं, फिजिकल माध्यम से भी, नेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और अब तो व्यक्तिगत हम लोग पहुंच रहे हैं। अधिकारी, पूरे देश भर के अधिकारी देश के कोने कोने में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा पवन जी बताएं कि इस में क्या व्यवस्था नाम का से हमने ट्विटर शुरू किया है, उसमें आप देखिए कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनका जवाब दे रहे हैं। अहमदाबाद में हमने सेमिनार किए हैं, पूरे देश भर में सेमिनार हो रहे हैं, करीब 4800 के करीब सेमिनार हो चुके हैं। सर वक्त की बहुत कमी है, हमें यहीं पर इस क्लास का बंद करना पड़ेगा, घंटी का टाइम बच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश शर्मा जी हमारे साथ क्लास में शामिल होने के लिए। और आप देखिए, जैसा कि कह रहे हैं आपको यहाँ पर कमिश्नर साहब, अगर आप ट्विटर पर जाएंगे और जीएसटी यही नाम है, जीएसटी जो लोग एक्सेस रखते हैं फिर यही है, 2 इंडिया, 1 इंडिया, 1 भारत, अलग अलग हिस्से, और उसमें कहीं पर बात अटक जाती है। लेकिन चलिए, ट्विटर से भी आजकल सरकारें चला करती हैं, और इसीलिए ट्विटर से अगर आप जुड़ सके, फेसबुक पर कोई पेज है? फेसबुक पर भी है। ठीक है, तो फेसबुक मुझे लगता है बहुत ज्यादा रूरल इंडिया में भी प्रचलित है, तो अगर आप एक्सेस करते हैं मोबाइल पर या किसी साधन से, तो जरूर जीएसटी के हैंडल पर जाकर कोई भी अगर सवाल आपके मन में है तो वहां पर उसका जवाब पूछिएगा सरकार से। मंत्री जी वहां पर भी जवाब देंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।